नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपकी होस्ट छवि। वैसे बदलता समय हो, बदलता मौसम हो या फिर बदलती तकनीकें हों, ये सब कुछ खास प्रयास ये उम्मीद करते हैं। वैसे ही इस तपती जलती गर्मी में कैसे हम अपने पशुओं का ध्यान रखें, इसके लिए किन खास प्रयासों की ज़रूरत है, इसके बारे में बात करेंगे हम आज की घड़ी में। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले डालेंगे नज़र अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। गर्मी के मौसम में पशुओं का रखें खास ख्याल। डीकंपोस्ट द्वारा अच्छी फसल तैयार कर सकते हैं किसान। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। पशुपालक भाई, अब गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और आम तौर पर देखने को मिल रहा है कि दिन में ज़्यादा तापक्रम बढ़ रही है। आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि यदि आप विदेशी नस्ल के पशु पाल रखे हैं तो उसे गर्मी से बचाना आवश्यक है। इसके लिए पशुओं के घरों को आप स्प्रिंकलर द्वारा पानी का छिड़काव करें, जिससे दूध उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं होगी। विशेष जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय पटना के पशु चिकित्सक डॉक्टर सरोज कुमार रजक। कि अगर आपने विदेशी पशुओं को पाल रखा है, देसी नस्ल के पशु हैं, तो आप वैसे में आप स्प्रिंकलर का प्रयोग करेंगे, यानी जल का छिड़काव करेंगे। जब दोपहर का समय हो, जब गर्मी ज़्यादा हो, उस समय आप स्प्रिंकलिंग करेंगे, पानी का छिड़काव करेंगे। आप जो है जूट या टाट का जो बोरा है उसको पानी में भीगा करके आप जो है उसको दीवार पे चारों तरफ आप टांगे। गर्मी के मौसम में पशुओं का शारीरिक तापमान बढ़ जाता है, जिससे उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता, उर्वरता और शारीरिक वृद्धि दर में कमी आ जाती है। गर्मी के मौसम में पशुओं का तापमान नियंत्रित रखने के लिए आमतौर पर कुछ विधियां अपनाई जा सकती है, जैसे कि पशुओं के शेड का तापमान कम रखने के लिए इनकी संरचना में सुधार किया जाता है। पशुओं पर फव्वारे द्वारा पानी डालकर पंखे चलाए जाते हैं ताकि उनके शरीर को ठंडा रखा जा सके। भोजन ऊर्जा उपयोगिता की क्षमता बढ़ाकर खाने के समय उत्पन्न होने वाली ऊष्मा में कमी लाई जा सकती है। जो लोग अपने छतों पर खेती बागवानी करना चाहते हैं तो डीकंपोस्ट के द्वारा अच्छी फसल तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घरों के कचरों को तरल खाद बनाकर आधा कंपोस्ट आधी मिट्टी मिलाकर उपजाऊ के लिए तैयार कर सकते हैं। इन विषयों पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं किसान फतुआ के जितेंद्र प्रसाद आर्या। बेस्ट डीकंपोजर का उपयोग कर करके और अपने घर के कचरा को तरल खाद बना कर करके और घर में अगर आपको जो डिब्बा है वो 1 लीटर से लेकर कर करके 16 लीटर या जो भी डिब्बा है उसमें आधा कंपोस्ट और आधा मिट्टी मिला कर करके हम खेती कर रहे हैं। हमारा जो है परमिला निवास गोला रोड में हो रहा है छत पर खेती। आप उसको देखिए, 10 पेड़ अगर बैगन लगा दिया तो परिवार के 10 आदमी खाते खाते परेशान हो जाएंगे। किसान भाई, आप अनाजों की खेती के साथ साथ अमरूद के फलों की खेती भी करना चाहते हैं और इससे अच्छे उत्पादन मिले, इसके लिए अमरूद के कुछ प्रमुख प्रभेद हैं, जैसे कि G14, G5 और G35, जो कि नई प्रभेद है। इसकी साइज भी बड़ी होती है और रंग सेब की तरह होती है, जिससे बाजारों में इसकी अच्छी कीमत मिलती है। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं डालमिया नगर मथुरापुर कॉलोनी के रहने वाले सत्येंद्र सिंह। इन्होंने बटेर पालन कर सफलता प्राप्त की है। इनका कहना है कि जिस तरह से मुर्गी पालन कर रहे हैं उसी प्रकार से बटेर पालन कर एक अच्छी आमदनी प्राप्त भी कर रहे हैं। शुरुआती दौर में इस व्यवसाय में 20,000 की लागत लगी थी, जो कि अब 2 गुना मुनाफा दे रहा है। आधुनिक परिवेश में किसानों के साथ साथ वैज्ञानिकों ने भी नए नए शोध और तरीकों में तरक्की की है। ऐसे समय में
मजदूरों की जो कमी पूरा करना होता है उसके लिए उपयोगी यंत्र है कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। इस कंबाइन हार्वेस्टर की मदद से आप अपने खेतों में लगे फसलों की कटाई के साथ साथ खेतों में ही बोझा बांधने के अलावा दौना भी कर सकते हैं। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाकरगंज पटना अनाज मंडी, जहां जानेंगे अनाजों के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5,200 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 5,500 रुपये प्रति क्विंटल और सुपर बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरें केतिकी में अभी आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, ली जानकारी मंडी के भाव की। रूबरू हुए आप अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज से, और साथ ही साथ आपने जाना नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में भी। अब समय है आगे बढ़ने का, जहां एक भेंट वार्ता के जरिए हम अपने विशेषज्ञ से जानने का प्रयास करेंगे कि गर्मी के दिनों में दुधारू पशुओं का रखरखाव कैसे किया जाए। किसान बंधुओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गर्मी में दुधारू पशुओं का किस तरह से रखरखाव करें, इसी पर। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं ICAR पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार त्रिपाठी। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं कि चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो जैसे हम खुद के लिए कई तरह के बदलाव से गुजरते हैं, उस तरह से दुधारू पशुओं को किस तरह से उनका देखभाल करना चाहिए या उनके देखभाल में क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? कि गर्मी के मौसम में जब तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो निश्चित रूप से पशु के प्रजनन क्षमता पे, पशु के उत्पादकता पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ने के बहुत सारे रीज़न हैं और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पशु जो हैं गर्मी से ज़्यादा प्रतिरोधी होते हैं, मतलब उनमें गर्मी थोड़ी कम लगती है। कुछ ऐसे पशु होते हैं जिनमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारे देश के देशी पशु हैं, खास करके जैसे हम गाय की बात करें तो साहिवाल हो गया, गीर, थारपारकर, रेड सिंधी, ये सब हमारी देसी नस्ल की गायें हैं। इनमें गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है, इनमें प्रतिरोधक क्षमता अच्छी खासी होती है। तो इनमें गर्मी का प्रभाव अपेक्षाकृत जो बाहर की नस्लें हैं, जैसे जर्सी हो गई, फ्रिजियन गाय हो गई, उसकी तुलना में इसमें काफ़ी फ्रिजियन और जर्सी में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारी देसी नस्लों में थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर भैंसों की अगर बात करें तो भैंसों का रंग चूँकि बहुत काला होता है और उसमें हेयर्स भी बहुत कम होते हैं और उसमें पसीने की ग्रंथियां भी बहुत कम होती हैं, इसलिए आप देखेंगे कि इनमें भी गर्मी सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है। तो ऐसे में अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा पड़ रही होगी, तो ऐसे में क्या होगा कि इसकी प्रतिरोधक क्षमता भी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और प्रतिरोधक क्षमता कम होने के अलावा इसका जो है दूध का उत्पादन घट जाएगा। दूध का उत्पादन तो घटेगा ही, साथ में इसके अंदर जो पहले से वसा वो है स्टोर्ड है, वो वसा भी धीरे धीरे टूटने लगती है और पशु कमज़ोर होने लगता है। तो ऐसे में हमको उस समय उचित रखरखाव करने की ज़रूरत है, खान पान की ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर मनोज सर, जैसे आप बता रहे थे आहार के बारे में, चूँकि खान पान के प्रबंधन के बारे में, तो मैं उसी पे आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो कब तक हम जो हमारे किसान हैं पशुओं को खाना चारा देकर समाप्त कर दें और क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि इसमें जो पशु हैं उनको एक संतुलित आहार की ज़रूरत पड़ती है। गर्मी की वजह से बहुत सारे मिनरल्स भी हमारे बॉडी से निकलने लगते हैं, तो हमको उसको क्या करना चाहिए कि एक मिनरल मिक्सचर जिसमें बहुत सारे मिनरल की डिफिशियंसी हो जाती है, उस मिनरल मिक्सचर को रोज़ाना 50 से 60 ग्राम तक उसको हमको रोज़ देना चाहिए पूरे गर्मी के दौरान। क्या ये तो हमेशा ही देना चाहिए, लेकिन गर्मी में स्पेशली इसको देने की ज़रूरत है, नहीं तो इसकी वजह से गर्मी का प्रभाव काफ़ी कंपैरेटिवली कम हो जाता है। रखरखाव की बात करें तो जैसे हमें पानी पीने की ज़रूरत है, किसान भाइयों ध्यान रखना कि जो दूध हम पाते हैं उसमें 80% से ज़्यादा पानी होता है
और अगर जानवर को पानी बार बार और ठंडा पानी नहीं पिलाएंगे तो दूध की निश्चित रूप से कमी हो जाएगी। इसलिए जानवर को बार बार, और जैसे हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है वैसे ही पशु को भी बार बार पानी पिलाएं, पर्याप्त पानी पिलाएं, ठंडा पानी पिलाएं। पशु को नहलाना भी बहुत आवश्यक है, 2 से 3 बार रोज़ नहलाएं। ऐसा देखा गया है, खास करके भैंसों में तो ज़रूर उसको तालाब में छोड़ दीजिए अगर हो सके तो, नहीं तो 2-3 बार नहलाइए। देखा गया है कि तालाब में अगर छोड़ दिया, कोई पशुपालक तालाब में भैंस अगर छोड़ता है तो उसमें दूध उत्पादकता अपने आप काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमको विटामिन्स भी अगर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट करें तो ज़्यादा बढ़िया है। संतुलित आहार में हमको हरा चारा, अगर हरा चारा वैसे तो गर्मी के सीज़न में काफ़ी कम हो जाता है, तो साइलेज बना के रखें और साइलेज देने से उसमें काफ़ी अच्छा रहेगा पशुपालकों के लिए। हमारा घर या आवासीय ऐसा होता है जो हमें गर्मी से बचाता है, तो इस दौरान हमारे किसान अपने जानवरों के लिए आवास का प्रबंधन किस तरह से करें। और जो आप एक बात कर रहे थे पानी पिलाने वाली, तो अमूमन गाय और भैंस को एक दिन में कितना लीटर पानी पिला देना चाहिए? अमूमन गाय को जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो लगभग 80 से 90 लीटर पानी की होती है, लेकिन गर्मी के तापमान बढ़ने की वजह से हम इसमें और वृद्धि कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादन के हिसाब से अगर हर 1 किलो दूध उत्पादन से 2.5 से 3 लीटर और एक्स्ट्रा पानी हमको पिलाने की ज़रूरत है। तो पानी का तो ये है। रख रखाव की बात है, जहाँ तक जानवर को कभी भी बाहर ऐसे धूप में डायरेक्टली नहीं छोड़ें आप, हमेशा छायेदार जगह पे रखें, और जो आवास हो उसका वो बिल्कुल पूरी तरह से वेंटिलेटेड हो, हवा आर पार होनी चाहिए। छत उसकी जो हो ऊंची हो, काफ़ी ऊंची हो, जिससे बगल के दीवार से उसके ऊपर सीधे विकिरण ना आए, सीधे उस पर प्रभाव ना पड़े, कम से कम प्रभाव पड़े। तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। छायेदार स्थान पे रखिए, ऊंची छत रखिए, बार बार बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और सुबह आप अगर जहाँ अधिक से अधिक आप कोशिश करें कि सुबह के समय में वो ज़्यादा पशु जो है भोजन भी ज़्यादा करते हैं, शाम को भी करते हैं, तो सुबह और शाम जब तापमान थोड़ा हल्का हो तब आप उस पर खाना खिलाने पे ज़्यादा फोकस करें। और बीच के बहुत ज़्यादा गर्मी के समय में वो वैसे भी खाना कम पसंद करता है, और अगर खाना कम पसंद करेगा तो उसका खाना ही जब अगर वो कम खाएगा तो वो दूध कहाँ से देगा। इसलिए हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। सर, अगर गर्मी के कारण लू लग जाए या किसी प्रकार की बीमारी, तो हमारे किसान बंधु हैं उनको क्या पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए? देखिए, अगर किसान को मैंने पहले ही बताया कि धूप के समय में बहुत अगर प्रचंड धूप है तो बिल्कुल भी बाहर गर्मी के समय में उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। हीट स्ट्रोक में जानवर का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, सलाइवेशन होता है, कई बार तो मौत तक का खतरा होता है। इसलिए ऐसे में जानवर को यही सलाह दी जाती है कि बाहर ना छोड़ें उसको, और लाने के बाद अगर लग भी गया है तो उसको नहलाने की ज़रूरत है। हाई टेम्परेचर होता है, खूब अच्छे से ज़्यादा नहलाएं और उसको डॉक्टर के पास ही ले जाएं, वही उचित रहेगा। सर, आपने समसामयिक विषय पर बहुत ही विस्तार से हमारे किसानों को बताया कि इस गर्मी में उन्हें किस तरह से अपने पशुओं को देखभाल करनी है। कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरित क्रांति के बाद रासायनिक खादों के अधिक उपयोग से मिट्टी की कम होती उर्वरा शक्ति को देखते हुए सरकार समय रहते सजग हो गई है। उसने अब वर्मी कंपोस्ट के रूप में रासायनिक खादों का विकल्प तैयार कर लिया है। नतीजतन आज फिर पारंपरिक कंपोस्ट खाद की ओर हमारा रुझान बढ़ा है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि भूमि में पाए जाने वाले केचुए मनुष्य के लिए बहु उपयोगी होते हैं। केचुए खेत में पड़े हुए पेड़ पौधों के अवशेषों एवं कार्बनिक पदार्थों को खाकर छोटी से छोटी गोलियों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो खाद का काम करती है। प्रकृति के आधार पर केचुए 2 प्रकार के होते हैं। पहला, कार्बनिक पदार्थ खाने वाला केचुआ, दूसरा मिट्टी खाने वाला केचुआ। कार्बनिक खाने वाला केचुआ केवल सड़े गले पदार्थों को खाना पसंद करते हैं। इन्हें खाद बनाने वाला केचुआ भी कहा जाता है। इसी वर्ग के केचुए वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में लाए जाते हैं। फोरिडा प्रजाति का केचुआ खाद बनाने में वृहद रूप से प्रयोग हो रहा है। इन्हें इनके रूप रंग के आधार पर लाल केचुआ, गुलाबी बैगनी केचुआ के नाम से भी जाना जाता है। अच्छी गुणवत्ता की केचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से बनी पक्की क्यारियां यानी वर्मी बेड बनाई जाती है। क्यारियों को भरने के लिए गोबर,
पेड़ पौधों की पत्तियां, घास, सब्जी व फल के छिलके आदि कार्बनिक पदार्थों का चुनाव करते हैं। आवश्यक जानकारियां। केचुआ उत्पादन हेतु बेड में नमी 30 से 35% तथा केचुआ खाद के अधिक उत्पादन हेतु 20 से 30% के बीच रखनी चाहिए। केचुआ खाद बनाने में कच्चे माल के रूप में गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बकरी की मेंगनी एवं घोड़े की लीद के अलावा कृषि अवशिष्ट को भी कच्चे माल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अवशिष्ट पदार्थों के वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाने पर खाद दुर्गंध रहित हो जाती है तथा दानेदार व गहरे रंग की दिखाई देने लगती है। छूने पर खाद चाय के दानों के समान लगती है। केचुआ खाद से लाभ। केचुआ खाद पौधों के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा में मौजूद है, जो पौधों को सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। मूल्य कम होने के कारण खेती में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों की उत्पादन लागत में कमी आ जाती है। वर्मी कंपोस्ट में मनुष्य तथा पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी तरह का जीवाणु उपस्थित नहीं होते। मिट्टी की उत्पादकता बनी रहती है। पानी प्रदूषित नहीं होता। वन जीव जंतु को सुरक्षा, पशुओं को अच्छा आहार मिलता है। इस प्रकार प्राकृतिक खाद की गुणवत्ता से जो किसान आज परिचित हो चुके हैं, वे आर्थिक रूप से भी संपन्न होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैविक खाद की महत्ता और बढ़ेगी, क्योंकि सरकार भी इसके प्रचार प्रसार पर काफी बल दे रही है। पशुओं में सिर्फ मौसम की ही समस्या नहीं होती। मौसम के प्रकोप से तो उनको बचाना ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ उनमें प्रजनन संबंधी समस्याओं का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो पशुओं में प्रजनन संबंधी क्या है समस्याएं और कैसे करें उनका समाधान, आइए अब जानते हैं इसके बारे में अपने विशेषज्ञ से इस साक्षात्कार के जरिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं बेहद ही खास। हम किसानों की बात करें और पशुधन की बात ना करें, ये संभव ही नहीं है। यूँ कह सकते हैं कि किसान की परिभाषा ही बिना पशुधन के पूरी नहीं होती है। दोस्तों, और गर्मियाँ जिस तरीके से पड़ रही है, गर्मियों के मौसम में जिस तरीके से इंसान परेशान है, स्वभावतः पशु भी हमारे परेशान होंगे। और ऐसी गर्मियों में अगर खासकर प्रजनन की बात करें, प्रजनन क्षमता की बात करें, तो बहुत सारी परेशानियां हमारे किसानों को उठाना देखने को मिलती है, हमारे किसानों को उठानी पड़ती है। और इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ ICAR पटना से डॉक्टर मनोज कुमार त्रिपाठी हैं। डॉक्टर मनोज कुमार त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न आपसे ये उठाएंगे कि विशेषकर गर्मियों के मौसम में पशुओं के प्रजनन पे क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है सर। ये गर्मियों के मौसम में पशुओं के प्रजनन पे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पशु कई बार हीट में नहीं आते हैं, मतलब जिसको गांव की भाषा में गर्मी में नहीं आते हैं, वैसा ये प्रॉब्लम होती है। दूसरे, अगर हीट में वो आ भी जाते हैं तो कई बार उसको कृत्रिम गर्भाधान कराने के बाद भी वो रुकते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है गर्मी के समय में। तीसरी बात कि अगर हीट में आ गए और रुक भी गए तो उनके कंसेप्शन रेट ऐसा देखा गया है कि उसमें जो गर्भ धारण की क्षमता है वो भी 20 से 30% तक कम हो जाती है। तो गर्मी के मौसम में प्रजनन संबंधी अनेक परेशानियां आती हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात करी कि कृत्रिम गर्भाधान, तो कई किसानों का यह प्रश्न था कि किसान तो पशु शुरू से ही रखते आए हैं। हमारे आदि ज़माने से अगर देखें तो पशुधन जो है हमारे किसानों की शोभा रही है। तो उस समय प्राकृतिक गर्भाधान होता था और आज हम आ गए हैं कृत्रिम गर्भाधान पे। तो क्या यह जो प्रजनन संबंधी समस्याएं हो रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड में जो बदलाव किया गया है, यह भी रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, ना ही मेरे ख्याल से ऐसा है। क्योंकि जो कृत्रिम गर्भाधान है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से जो हमारे देश में, या यूं कहें तो ये पूरे संसार में ही बहुत सारे अधिकांश देशों में ये टेक्नोलॉजी अपनाई गई है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम जो अच्छी नस्ल की और अच्छी उत्पादकता की पशु हैं, जो उसके बुल हैं, उनसे हम सीमन लेते हैं। उनके मदर का जो बहुत अच्छा अगर उत्पादकता होती है
उन बुल से हम सीमेन लेते हैं और उसको हम जाके जो गांव या क्षेत्र में हम उसको सीमेन को चढ़ाते हैं, मतलब कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे क्षेत्र की जितनी भी कम उत्पादकता वाली, जो कम दूध देने वाली गायें हैं, धीरे धीरे करके आने वाली पीढ़ियों में उनका धीरे धीरे विकास होगा, वो ज़्यादा उत्पादकता वाली गायें बनेंगी या भैंसें बनेंगी। तो हमको AI जो है एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमें ज़रूर इसको अपनाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे लेना चाहेंगे, जैसे जो हमारा प्रजनन जो हमारे गायों में है, या फिर बकरियां भी बहुत सारे किसान पालते हैं, या फिर गांव में देखते हैं घोड़े का भी बहुत सारा प्रचलन होता है, तो जो प्रजनन क्षमता हमारी गायों की होती है तो ये गर्मियों में ही क्यों कम हो जाती है? सर्दियों में इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इनका रेशियो जो है बहुत ही अच्छा होता है, किसानों को मेहनत भी कम करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें होती है। जी डेफिनेटली। देखिए, गर्मियों में क्या होता है कि उसका जो सीमेन होता है उसका क्वालिटी भी पुअर क्वालिटी का, अगर नेचुरल AI अगर आप करा रहे हैं तो उस पुअर क्वालिटी का सीमेन होता है। दूसरा, जो कंसेप्शन रेट है, गर्भधारण की क्षमता है, वो भी काफ़ी घट जाती है। गर्मी के समय में जो हमारे अंदर पशु के अंदर बहुत सारे मिनरल की भी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो जाता है, तो हमको अगर पर्याप्त खनिज मिश्रण नहीं देते हैं तो हमारी शरीर पूरी तरह से उसके कोप अप नहीं कर पाती है। और साथ में जो सबसे बड़ी बात आप बता रहे हैं, हार्मोन की थोड़ी सी कमी या अनियमितता हो जाती है, जिसकी वजह से भी कंसेप्शन रेट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर मनोज, चलते चलते एक प्रश्न और मैं आपसे लेना चाहूँगा। अगर हमारे किसान नस्ल में सुधार कर चुके हैं और वो सुधरा हुआ नस्ल का बुल अगर रखते हैं, तो क्या वह प्राकृतिक प्रजनन की ओर बढ़ सकते हैं? डेफिनेटली। अगर ये जो आपको पता है कि उस जो भी आप नस्ल का बुल ले रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का है, उसकी मदर डैम जो है उसका मिल्क अच्छा है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इससे सिर्फ यही AI से फ़ायदा है कि मिल्क प्रोडक्शन आप पता है कि उसके मदर का, अगर नेचुरल में भी आपको पता है कि बढ़िया दूध आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे किसानों को बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए, और बहुत सारी भ्रांतियाँ जो हमारे किसानों के बीच में थी उसे कम करने के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। कुछ ऐसी ही और भी नई जानकारियाँ, कुछ नए विषय और विशेषज्ञों को लेकर होंगे फिर आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।